नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से बड़ी और अहम खबर के साथ। इनेलो ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। सिरसा फतेहाबाद में बाढ़ से परेशानी को लेकर यह पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य शुरू करवाए जाएं। किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग इस पत्र में की गई है। काबिले गौर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 40,000 मुआवजे की किसानों के लिए मांग कर रहे हैं और आईएनएलडी की तरफ से भी एक लेटर सरकार को लिखा गया जिसमें खासतौर पर सिरसा और फतेहाबाद का जिक्र है। बाढ़ से जो परेशानियां लोगों को आ रही है उसके लिए यह पत्र लिखा गया है। जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य शुरू करवाने की अपील इसमें की गई है। हालांकि बता दें कि सरकार अपने स्तर पर तमाम कोशिशें, तमाम चीजें करती हुई नजर आती है, लेकिन आईएनएलडी की तरफ से ये पत्र लिखा गया। हमने आज देखा भी कि ओम प्रकाश चौटाला को देखा गया कि वो कैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए और गाड़ी से बैठकर ही उन्होंने लोगों के साथ बातचीत भी की। ये बेहद अहम खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद जिस तरीके से बाढ़ से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि वाटर लेवल कम वहां पर जरूर होने लगा है, लेकिन फिर भी इन दो जिलों को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है और आईएनएलडी उसी तरीके से अपनी आवाज बुलंद करती हुई और सीएम को पत्र भी इस बाबत उनकी तरफ से लिखा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मांग कर चुके हैं कि मुआवजा जो है वो 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाए और आईएनएलडी भी इसी तर्ज पर 40,000 से ज्यादा की मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, चंडीगढ़ से संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, अपडेट चाह रहे हैं इस खबर पर। लेटर लिखा गया है, कांग्रेस भी इसी लाइन पर नजर आती है और कांग्रेस 40,000 और आईएनएलडी इससे भी ज्यादा प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग कर रही है, लेकिन अब पत्र लिखा गया आईएनएलडी की तरफ से। देखिए, इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा जो है वो सिरसा और फतेहाबाद के जिले का जो है वो दौरा किया गया था और सिरसा और फतेहाबाद जिले के अंदर जो हालात बने हुए थे वो उन हालातों से जो और सरकार की तरफ से जो राहत कार्य किए जा रहे थे उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने फतेहाबाद जिले का भी दौरा किया, सिरसा जिले का भी दौरा किया। सिरसा में खासतौर पर उन्होंने कहा कि रानिया, एलनाबाद और कालावली में जिस तरीके के हालात जो हैं वो बने हुए, चाहे हम गाँव का जिक्र कर लें, खेतों का जिक्र कर लें, ढाणियों का जिक्र कर लें, ये तमाम जगहें जो है वो जलमग्न हो रखी हैं और सरकार के जो अधिकारी हैं वो धरातल पर जरूर आते हैं लेकिन झूठे आश्वासन देकर जो है वो वापस चले आते हैं और नाम मात्र का काम जो है वो इन जिलों के अंदर जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुजारिश की है कि जिस तरीके का जो मुआवजा राशि जो जिस तरीके की तय की गई है सरकार द्वारा, वो मुआवजा राशि जो है वो तुरंत से तुरंत जो है वो प्रदेशवासियों के खास तौर पर सिरसा के जिलों के जो निवासी हैं उनके खातों में जो है वो पहुंचाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चाहे खेतों का जिक्र हो, मकानों का जिक्र हो या फिर ढाणियों का जिक्र हो, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुरंत प्रभाव से की जाए, तुरंत प्रभाव से गिरदावरी जो है वो करवाई जाए और उसके बाद किसानों को जो है वो उनका मुआवजा राशि जो है वो दी जाए ताकि समय रहते वो अपने लिए बचाव के कार्य और अपने आने वाले समय के लिए जो है वो काम जो है वो कर सकें। साथ ही जिस तरीके से यदि हम मुआवजे का जिक्र करें तो जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा जो है वो 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा जो है वो मांगा जा रहा है, तो वहीं इनेलो का जिक्र करें तो इनेलो 50,000 रुपये प्रति एकड़ जो है इतना मुआवजा जो है वो मांग रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका यदि हम जिक्र करें तो उस स्तर पर जो है वो 10 लाख रुपए रवि, हमने आज देखा भी कि ओम प्रकाश चौटाला बाढ़ प्रभावित जगहों पर जाते हुए नजर आए। हालांकि गाड़ी से बाहर नहीं उतरे फिजिकल कंडीशन की वजह से, लेकिन लोगों के साथ इस दौरान रास्ता कायम करते हुए भी वो नजर आए और सिरसा से प्रेम हम सब जानते हैं कि आईएनएलडी का और खासतौर पर चौटाला परिवार का पहले से लेकर है। बहरहाल प्रदेश की अगर स्थिति की बात करते हैं तो 40 लोगों की जान जा चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है कि लोगों के घर तबाह हो गए हैं, कितनी फसल जलमग्न हो चुकी है। उस लिहाज से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं हम लगातार देख रहे हैं कि वो प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग कर रही है। सरकार के सामने भी एक चैलेंज रहेगा कि उनकी इस मांग को और किसानों की समस्या का कैसे हल निकालते हैं। मैं चाह रहा हूं कि हरियाणा पर पूरा अपडेट एक बार जरूर दर्शकों को दें कि कितना नुकसान अब तक हो चुका है, कितनी फसल जलमग्न हो चुकी है, लोगों की जान गई है, वो विस्तृत तरीके से जरा बताएं। देखिए, अगर मौजूदा समय का यदि हम जिक्र करें तो मौजूदा समय में 12 ऐसे जिले हैं प्रदेश के जिनको जो है वो बाढ़ ग्रसित जो है वो घोषित किया गया है, जिसके अंदर सिरसा और फतेहाबाद को भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें तो मौजूदा समय में 40 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और 2 लोग अभी भी मिसिंग है। इसके अलावा 2.5 लाख एकड़ के करीब ऐसी भूमि है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं अगर पशुओं का जिक्र करें तो पशु भी जो है वो लगभग उनका आंकड़ा जो है वो भी 2,500 के करीब जो है वो पहुंच चुका है और सरकार की तरफ से 47 जो है वो रिलीफ कैंप जो है वो बनाए गए हैं और लगातार
आर्मी की मदद जो है वो खास तौर पर फतेहाबाद जिले में जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ली जा रही है। तो सरकार की तरफ से जो है वो तमाम तरीके के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जो है वो धरातल पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा जो है वो साफ तौर पर कहा गया कि अधिकारी जरूर आते हैं धरातल पर, अधिकारी जरूर गांव का जो है वो निरीक्षण करते हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के किसी भी तरीके की कोई हेल्प जो है वो नहीं की जा रही। यानी कि अधिकारी पहुंचते हैं गांव में और गांव में लोगों का हालचाल पूछते हैं, हालचाल पूछने के बाद आश्वासन देकर जो है वो वहां से चले जाते हैं और आश्वासन देने के बाद किसी भी तरीके का राहत कार्य जो है वो उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा, जिसको लेकर जो है वो पत्र जो है वो अभय सिंह चौटाला द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखा गया और उनसे अपील की गई है कि जो मुआवजा राशि जो सरकार द्वारा तय की गई है उसी मुआवजा राशि के तहत एटलीस्ट जिन किसानों का जो है वो नुकसान हुआ है उनकी गिरदावरी करवाकर जो है उनको मुआवजा राशि तुरंत प्रदान की जाए, ताकि वो अपने आने वाले समय के लेकर किस तरीके की बिजाई जो करनी है उसको लेकर जो है वो अभी से तैयारियां जो है वो शुरू कर लें। और साथ ही साथ जिस तरीके से यदि हम मकानों का जिक्र करें तो प्रदेश के अंदर 230 ऐसे मकान हैं जो पूरे तरीके से जो है वो नष्ट हो चुके हैं, तो वहीं 1350 के करीब ऐसे मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर लोगों पर जो है वो रवि, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि जो हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं ये कल तक के थे, ये अपडेट होंगे और आज के दिन को भी जब इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो कुछ और केसेस इसमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि सीएम मनोहर लाल भी जो बात की गई थी कि जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 6 जगह पर इस तरीके की चीज हुई भी है, यानी 24 लाख रुपए वितरित भी किए गए हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से एक बार फिर पानी छोड़ा गया, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर खासकर फरीदाबाद में एक मर्तबा फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कैसे हैं फरीदाबाद के हालात, आपको देखनी चाहिए हमारी रिपोर्ट। हथनीकुंड बैराज, वो बैराज जो पिछले दिनों पानी छोड़े जाने की वजह से खूब चर्चा में रहा। जमकर सियासत भी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा और दिल्ली में उत्पन्न हुए हालात का जिम्मेदार हथनीकुंड से छोड़े गए पानी को बताया। खैर वो मामला तो शांत हो गया, मगर हथनीकुंड बैराज एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वजह बैराज से एक बार फिर पानी का छोड़ा जाना। दरअसल हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से दिल्ली एनसीआर खासकर फरीदाबाद में बाढ़ के हालात दोबारा पैदा हो गए। ऐसे में ग्रामीण परेशान हैं। अभी सरपंच साहब के पास सूचना आई है कि यमुना में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो लोगों को जो है इत्तला कर दी जाए और हमने मुनादी के लिए चौकीदार भेज दिए हैं। गांव में मुनादी करवा दी गई है और जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उनसे स्पेशल जा करके वो कहने के लिए जंगल में गए हैं। पहले भी हालात बद से बदतर हो गए थे। मोहना से जो बागपुर के लिए रोड जा रहा है 2-3 जगह से टूट गया है, बिल्डिंग भी गिर पड़ी थी। तो हालात तो पहले ही बहुत ज्यादा बदतर थे, लेकिन अब की बार जो मैसेज आया है शायद इससे भी बदतर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी लोग, प्रशासन जो अपना काम कर रहा है वो हम अब भी कर रहे हैं और पहले भी किया। दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के मोहाना गांव के पास से गुजर रही यमुना नदी की है, जो इस वक्त बेशक शांत नजर आ रही है, लेकिन पिछले दिनों ही यमुना में बाढ़ आ जाने की वजह से फरीदाबाद के सभी तटीय क्षेत्र पूरी तरह से डूब गए थे। यमुना किनारे खेती करने वाले किसानों की मेहनत पर बाढ़ का पानी फिर गया था। अब जब लोगों को एक बार फिर पता चला है कि हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी फिर से छोड़ दिया गया है, तो लोगों को पिछली बाढ़ से उत्पन्न हुए नुकसान से ज्यादा खतरा अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी खेतों में 4 से 5 फुट तक पानी भरा हुआ है। पिछला पानी अभी निकला नहीं। अब दोबारा पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से बैराज में पानी आ जाने से उसे छोड़ दिया गया है, जो अगले 24 घंटे में फरीदाबाद की सीमा में घुस जाएगा और अपना कहर बरपाएगा। वहीं सरपंच का कहना है, सर पहले जो 2014 तारीख को जो बाढ़ आई है उससे इतना नुकसान हुआ है कि अभी भी पानी 5-6 फुट जो नीचे खेत उनमें भरा पड़ा है। अगर दोबारा से बाढ़ आ जाती है तो भारी नुकसान होगा। किसानों की फसलें डूब चुकी हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और आगे वाली हम दोबारा से कोई फसल भी नहीं बो पाएंगे। तो क्या कहेंगे कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद इस गांव के लिए नहीं पहुंची और चारों तरफ से
पानी ही पानी हुआ था और काफ़ी जो लोग हैं उनके खाने पीने की सामग्री भी नहीं पहुंच पाई। क्या कहेंगे उसको लेकर आप? सर बिल्कुल प्रशासन की तरफ से हमारी कोई मदद नहीं की। बिल्कुल गाँव का बुरा हाल था जी। लोगों को पीने के पानी की दिक्कत आई, चारे की भारी दिक्कत है, चारा बह चुका है जो खेतों में बना हुआ था, और इसके अलावा जो लोगों का अनाज बह चुका है, जो बाहर गांव के बाहर रहते हैं उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने कुटला थे, कुटला के कुटला अनाज खराब हो गया। आप देख रहे हो अभी भी सरकारी स्कूल में लोग बाग बैठे हुए हैं। अभी पिछले बाढ़ के पानी से ही लोगों को निजात नहीं मिली थी। ऐसे में दोबारा ज्यादा मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना किनारे रहने वाले लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें दोबारा खिंच गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और सरकार दोबारा आने वाली बारिश और बाढ़ के पानी से कैसे निजात पाते हैं। वहीं हरियाणा के अंबाला में भी बारिश से हाल बेहाल है। टांगरी नदी में डूबने से एक 21 साल के युवक की मौत हो गई। गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में टांगरी नदी के उफान पर आने के बाद आई तबाही को देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। पत्र में गृह मंत्री ने सीएम से टांगरी नदी के दूसरी तरफ भी पक्का बांध बनाने की मांग की है। बीते दिनों आई बाढ़ का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की वजह से निचले क्षेत्रों में पानी आ गया है। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ से हालात काफी ज्यादा खराब बने हुए हैं। गांव हरड़ी में एक बार फिर से पानी आने की वजह से गांव तबाही की राह पर पहुंच गया है। किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और लोगों के घरों का सामान भी बर्बाद हो चुका है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर पुख्ता इंतजाम न करने के आरोप लगाए हैं। होने के नाते यहाँ पर 2 दफा पानी आ चुका है। बरसात का पानी भी ऑलरेडी पहले आता है, प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई यहाँ आगे नहीं की। बांध टूटने के बावजूद जब वहाँ पर बांध के ऊपर गांव की पब्लिक सारी थी, वहाँ अरडे गांव की पब्लिक थी और छपरे गांव की पब्लिक थी, शेरगढ़ की भी पब्लिक थी। वहाँ गांव ने सारी पब्लिक ने वहाँ पर जो भी कार्यक्रम किया है, कट्टे लगाए भर भर के। वहाँ पर कट्टे लगाने के बावजूद भी जब भी पानी नहीं रुका, जेसीबी मशीनें लगी हुई थी वहाँ पर, उससे भी पानी नहीं रुका। जब भी बांध टूटा 9 बजे के करीब, उसके बाद पानी गाँव में फिर दोबारा आया। अंबाला की टांगरी नदी में डूबने से एक 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक 2 दिन से गायब था, जिसके चलते परिजनों ने महेश नगर में भी शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पीड़ित परिवार गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर पहुंचा और उनसे युवक के डूबने की बात कही। दुख की बात है कि टांगरी किनारे का संदीप नाम का एक 21 साल का व्यक्ति 2 दिन से गुमशुदा था। उसकी रपट दर्ज कराई हुई थी थाने में, तो कल उसकी रात को लाश मिली है, उसकी पहचान हो गई है, कार्रवाई की जाती है। मदद करेंगे, हमने घोषित किया हुआ है 4 लाख रुपया। जो भी ऐसे बाढ़ से किसी की मृत्यु होती है तो उसको 4 लाख रुपया देंगे। पहले भी 2 हुई हैं अंबाला में। इस बाढ़ में ये काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, और सारे नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन एक सहायता राशि है वो हम देंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट में टांगरी नदी के उफान पर आने के बाद आई तबाही को देख मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। गृह मंत्री ने सीएम से टांगरी नदी के दूसरी तरफ भी पक्का बांध बनाने की मांग की है। इसके अलावा विज ने दोनों तरफ के बांध को स्टोन पिचिंग के जरिए मजबूत बनाने का आग्रह किया है, ताकि नदी में ज्यादा पानी आने से लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। गृह मंत्री ने नदी की खुदाई कराने और गहरी करने का आग्रह भी मुख्यमंत्री से किया है। गौरतलब है कि पहाड़ों में ज्यादा बारिश के दौरान टांगरी नदी उफान पर आ गई थी, जिसके बाद से अंबाला कैंट में बाढ़ के हालात बन गए थे। सूर्य समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। हरियाणा में नदियों ने अपने तटवर्ती इलाकों में खूब तबाही मचाई है, जो बाढ़ के हालात के रूप में सामने भी आ रही है। इसमें कई तरह का नुकसान हुआ है। कुछ लोगों ने अपने घर गंवा दिए तो कुछ लोगों ने अपनों को ही खो दिया। प्रदेश में हुए नुकसान की पूरी अपडेट इस रिपोर्ट में।
हरियाणा में बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है। यमुना नदी और घग्गर के साथ साथ सूबे में बहने वाले नालों ने भी खूब तबाही मचाई है। लोगों ने अपने घरों के साथ साथ अपनों को भी खोया है। लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। डैम से पानी छोड़ने से लेकर नदियों के उफान ने लोगों का चैन छीन लिया है। अब प्रदेश में हुए अभी तक के नुकसान का ब्यौरा देखिए। प्रदेश के 12 जिले अब भी बाढ़ग्रस्त हैं। अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, कैथल बाढ़ग्रस्त हैं। इसके साथ ही करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला समेत पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में भी बाढ़ का खतरा है। इन जिलों में बाढ़ के चलते अब तक 1463 गांव बाढ़ग्रस्त हैं। प्रदेश में अब तक 40 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है, जबकि अब भी 2 लोग लापता हैं। बाढ़ से 230 घर पूरी तरह से नष्ट हुए हैं, जबकि 3850 घरों को नुकसान हुआ है। इसमें 2903 बेजुबान पशुओं की भी मृत्यु हुई है। इनके साथ साथ प्रदेश में 7867 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लोगों के बचाव के लिए 47 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। अभी तक के आंकड़ों के आधार पर करीब 2,05,968 हेक्टेयर फसल तबाह हुई है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि कम से कम नुकसान हो और लोगों को किसी तरह का असुविधा का सामना न करना पड़े। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। बड़ी और अहम खबर का अपने दर्शकों को चंडीगढ़ से हम ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात की है। सम्राट मिहिर भोज विवाद पर यह बैठक हुई। बता दें कि यह बैठक तकरीबन 4 घंटे तक चली है। मुख्यमंत्री की गुर्जर और राजपूत प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास पर तकरीबन 4 घंटे तक यह बैठक चली। बैठक में विवाद का हल निकालने पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद राजपूत प्रतिनिधिमंडल का बयान सामने आया। जल्द ही विवाद का हल निकाला जाएगा। हल निकालने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया है। मिहिर भोज के नाम के आगे अभी कुछ नहीं लिखा जाएगा, यानी जब तक ये पूरा विवाद सुलझता नहीं तब तक प्रतिमा के आगे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई और बैठक के बाद निष्कर्ष पर भी पहुंची और 2 दिन के बाद एक मर्तबा फिर इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। दोनों समाजों की सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई और दोनों ने इस पर सहमति पहुंचे हैं कि भाई हम जो है 2-3 दिन में अपने जो नीचे के लोग हैं उनको समझाएंगे और जो हमारा भाईचारा पहले की तरह था, वो भाईचारा गुर्जर और राजपूत का जो एक नाम था, वो हम ऐसा ही भाईचारा बनाए रखेंगे और उसमें जो है ना, जो हमारे नीचे के लोग हैं उनको विश्वास में लेना पड़ेगा। नहीं, सीएम साहब हमने तो है हमारे उससे पहले बात, लेकिन बाद में हमने दोनों समाज के लोग बैठे थे। सीएम साहब ने उनको हमारे लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव बात कही कि भाई समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करो। दोनों समाज बुद्धिजीवी हो, प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हो दोनों समाज के, और दोनों समाज इस बात के लिए अच्छा जो है ना विचार करके एक बढ़िया फैसला लेके आएंगे और वो फैसला जो है समाज में बढ़िया मैसेज समाज में जाए। तारीख से जो प्रदर्शन का ऐलान था सर, नहीं वो उसका क्या है, उसके लिए नहीं उसका सुनो मेरी बात। उसके लिए अब जो हमारे समाज के भाई बैठे हैं, जो हमारे और युवा साथी हैं, संगठन है, उनसे 2-3 दिन के लिए कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया था। नहीं वो समाज अब तक इस्तीफे चल रहे थे, लेकिन अब जो है ना 2-3 दिन का जो समय लिया है उसमें ये था उनको समझाएंगे, उनकी बात के ये बात हुई है और उनको सबको विश्वास में लेके और इस विवाद को खत्म करने का आप समझ गए, अब समाज के लोगों को समझाएंगे। हाँ आप प्रतिनिधि समझ गए। प्रतिनिधियों ने जो 2 दिन का समय लिया 28 घंटे का, इसलिए लिया कि वो नीचे सबको विश्वास में लेके और आगे नहीं वहाँ से विश्वास लेके जो है ना दोनों आदमी उसमें करके मैसेज पॉजिटिव वहीं से स्टेटमेंट अपनी दे। वहीं हरियाणा में 2 पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर से एक दूसरे पर जमकर बरसते दिखाई दिए हैं, लेकिन इस बार दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के नहीं थे। एक और जहां त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने हुड्डा पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रदेश बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव के बयान पर पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल से पहले प्रदेश में सरगर्मियां पूरी तरह से तेज दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल तेज है और बयानबाजी भी बढ़ती नजर आ रही है। राजनीतिक दलों के नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और अपने विरोधी दलों और नेताओं पर जमकर सियासी बाण चलाते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक पहुंचे हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर तंज कसा। जो लोग सत्ता में नहीं आए, जो लोग लगातार 10 साल सत्ता में रहे हैं, ये हुड्डा परिवार यहाँ से आता है
काम नहीं कर पाया, उनको याद नहीं हुआ, अभी आके बोलता मैं आऊंगा तो आपको इतना दे दूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा। मैं जनता को पूछता हूं, जाके तब उनको पूछे 10 साल आप क्या कर रहे थे? उस समय तो आपका यौवन और ज्यादा था, काम और ज्यादा कर सकते थे, 10 साल छोटे थे, आप तो बूढ़ा हो गए हो। उस समय काम करने की समय था, तब क्यों नहीं किया? आप कहां से आए हो? भावताबाजी करने का है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। कांग्रेस पूरे देश में सभी समय जनता को बेवकूफ और भावुक बना के राजनीति किया है। दूसरे नेता की ओर से रोहतक यानी अपने शहर में नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोला जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहां चुप रहने वाले थे। रोहतक पहुंचकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव को नसीहत देते हुए जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, ये भी सुन लीजिए। अब कौन क्या कहता है, जो ये जो है ना फ्रस्ट्रेशन की भाषाएं हैं। जब जो सत्ता हो गए 9 साल हो गए, लोगों को क्या कर रहे हो, सवाल इस बात का जवाब लोग मांग रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए कमर कस ली है और लगातार सियासी तीर विरोधियों पर छोड़ रहे हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। और चलिए बात कर लेते हैं क्लर्क्स के प्रोटेस्ट की, जो इन दिनों हरियाणा में चल रहा है। हरियाणा में सभी क्लर्क्स सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनका पे स्केल 19,500 से बढ़ाकर 34,500 किया जाए, जिसे लेकर वो लगातार सभी जिलों के मुख्यालयों के बाहर आंदोलन पर डटे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर 7 महिला और 2 पुरुष क्लर्क्स ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। अपने पे स्केल में वृद्धि को लेकर धरने पर बैठे क्लर्क का आंदोलन जारी है, जिसके चलते आम लोगों को अपने काम करवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धरने पर बैठे क्लर्क का कहना है, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो अपना आंदोलन जारी रखें। बात अगर सोनीपत की करें तो लघु सचिवालय के धरना स्थल पर क्लर्क अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और 5 महिला और 2 पुरुष क्लर्क ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। तस्वीरें सोनीपत के लघु सचिवालय के धरना स्थल की हैं। यहाँ सभी विभागों के क्लर्क अपने पे स्केल में बढ़ोतरी को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं और इसे लेकर 5 महिला और 2 पुरुष क्लर्क ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। हम लगातार धरने पर बैठे हैं सर। हमारी एक ही मांग है, 5 तारीख से बैठे हैं 35,400। हमें जब तक 35,400 नहीं मिल जाता है हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं और भूख हड़ताल भी जारी है और ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमें 35,400 नहीं मिल जाता है। सरकार ने अभी तो कोई निर्णय नहीं लिया है, वो बार बार यही है कि बीच का रास्ता। हम कोई बीच का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम केवल और केवल 35,400 ही लेंगे। वो ये चाहते हैं कि हम 35,400 से नीचे एग्री हों, लेकिन हम 35,400 से एक पैसा भी एग्री नहीं होंगे। 35,400 जब तक नहीं मिल जाता हमारा भाईचारा यूं ही बैठा रहेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हमारा धरना जारी रहेगा और भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। धरने पर बैठे क्लर्क का कहना है, अगर सरकार ने बुधवार तक हमारी मांगे नहीं मानी तो हमारा आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि बुधवार को हमारी सरकार के साथ एक बार फिर वार्तालाप होनी है, तो उसी में तय हो जाएगा कि हमें आंदोलन की आगामी रणनीति क्या बनानी है। बता दें कि सोनीपत ही नहीं पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नूह में लघु सचिवालय के बाहर क्लर्क कर्मचारी वर्ग 5 जुलाई से धरने पर बैठा हुआ है। क्लर्क कर्मचारी वर्ग की 2 दौर की बैठक सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन बैठक का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है, जिसके चलते नाराज लिपिक कर्मचारी वर्ग ने काले कपड़े पहनकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और 35,400 की मांग की है। देखिए जी, 5 तारीख से हमारी हड़ताल चली हुई है। 2 दौर की बैठक हमारी हो चुकी हैं। पिछली बैठक जो हुई थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ने जायज मांगों को मानने की तरफ प्रयास नहीं किया, पहल नहीं किया, तो उसके विरोध में स्टेट की जो हमारी यूनियन है उसके निर्देश अनुसार हमारे पूरे जिले के क्लर्क काले ड्रेस पहन के आज धरने पर बैठे हुए हैं जी। हमने 2.5 साल से सरकार को ज्ञापनों के माध्यम से, MP MLAs के माध्यम से हमने अपनी बात ज्ञापन देकर पहुंचानी चाहिए, DC साहब के माध्यम से पहुंचानी चाहिए, लेकिन सरकार ने जब हमारी बात नहीं सुनी तो हमें मजबूरी में 5 तारीख से ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और आज इस धरने प्रदर्शन को 20वां दिन है। आज हमारे सभी भाइयों ने ब्लैक ड्रेस में पहने हैं और हम सरकार का विरोध करते हैं
कि जो एक कर्मचारी है, सरकार उसकी घोर विरोधी हो रही है। और जो हमारी एक जायज़ मांग है, हम सरकार से कहते हैं कि हमारी कार्य समीक्षा कीजिए। हम कोई ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहे, कार्य समीक्षा के आधार पर हम अपना हक मान रहे हैं। तो आज हमने सभी ने ब्लैक कपड़े पहनकर, काले कपड़े पहनकर सरकार का घोर विरोध किया है कि वो या तो हमारी जायज़ मांग जल्दी से जल्दी पूरी करे और इसके बाद नहीं तो आंदोलन को और गति दी। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि क्लर्क कर्मचारी वर्ग की एक ही मांग है कि उनका वेतन 35,400 किया जाए। सरकार के साथ 2 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन बैठक का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। वहीं 5 जुलाई को शुरू हुआ धरना प्रदर्शन अब तक जारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच कब तक सुलह हो पाती है और कर्मचारी धरना प्रदर्शन खत्म कर अपने अपने ऑफिस में लौटते दिखाई देते हैं। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक और नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। सूर्य विशेष में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।